सेहत से मुतालिक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, हेडफोन इस्तेमाल करके सुनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हेल्थ और हाइजीन ये हमेशा से ही हाजियों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहा है। हुकूमत हिंद, जैसा कि आप जानते हैं, एक ख़ास अमला जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ पर मुश्तमिल होता है, उन्हें डेपुटेशन पर भेजा जाता है कि सऊदी अरबिया में वो जाएं और हिंदुस्तानी हुज्जाज इकराम की सेहत और सेहत से मुतालिक जितने इश्यूज़ हैं सऊदी अरबिया में उसको अटेंड करें और उनके इलाज में मददगार साबित हों। इसी सिमत में आगे बढ़ते हुए मैं हमारे मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर मसूद अबू, जो प्रोफेसर ऑफ सर्जरी भी हैं और ये अभी डेपुटेशन से लौटे हैं, ये आपको हेल्थ हाजियों के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज कमेटी के ऑफिसर्स और मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर के ऑफिसर्स का बहुत शुक्रिया, ये मौका दिया। इससे पहले मैं कभी ये मुंबई में प्रोग्राम होता था, मुझे पता चला है, इस बार दिल्ली में हुआ है, मुझे मौका मिला है। तो मैं 2 बार 3 बार हज का मेरा एक्सपीरियंस है। वहाँ पे मैं कई बार डॉक्टर की तरह से भी गया हूँ और पिछली बार तो मैं मैनेजमेंट के साथ था। तो बहुत चीज़ें मैंने देखी सीखी हैं, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ जिससे हमारे हाजीज़ को फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं डॉक्टर अबू मसूद हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ सर्जरी में, RML हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और मैं बहुत सारी बातें मेरे पहले स्पीकर्स ने बता दिया। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद अभी नहीं डिस्कस हुई, मैं उन पर इन्फेसिस करूँगा, बाकी तो आप पढ़ करके भी उसको आगे निकल लेंगे। तो मेरा जो टॉक है मैंने उसको रखा है कि हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या वहाँ फैसिलिटीज़ दी है। वहाँ पे जो हमारे हाजी जाते हैं उनका जो हज का वीज़ा होता है उसमें इंश्योरेंस होता है और करीब करीब हर तरह के बीमारी का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ तक कि कार्डियक बाईपास और जो भी स्टेंटिंग है सब करते हैं फ्री में, लेकिन वो बहुत लोडेड होते हैं। और प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल केयर के लिए ज़रूरी होता है हर गवर्नमेंट अपने अपने मेडिकल मिशंस लेके जाते हैं, हम भी लेके जाते हैं। हम वहाँ क्या लेके जाते हैं, हम क्या सर्विसेज देते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगा। ये हाजीज़ को बताना है हमारे को कि परेशान नहीं होना है। हमारे पास जो हमारी फैसिलिटीज़ है बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे हम बहुत कुछ उनको प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि हाजीज़ को किस तरह से प्रिपेयर होना है हेल्थ एस्पेक्ट्स पे हज में जाने से पहले। उसके बाद होगा कि हज में जब कोर हज पीरियड से पहले उनको कैसे रहना है, किन बातों का ख्याल रखना है, क्या खाना पीना है, किस तरह की प्रैक्टिस रखनी है, वो है। और फिर कोर हज पीरियड की बात होगी। फिर कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ है, जैसे वहाँ रेस्पिरेटरी डिजीज़, GI डिजीज़, ये सब ज़्यादा होता है, चोट लगती है। तो इन सब चीज़ों से मुतालिक जो भी प्रिवेंशंस है उसके बारे में बताऊंगा, और अगर हो जाता है तो उसको कैसे ठीक करना है, और अगर ठीक नहीं होता है तो किससे मिलना है इंशाल्लाह। और कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो आएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो सबको पता है 25 से 40 लाख लोग जाते हैं और वहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट सब कुछ देती है, बट गवर्नमेंट भी अपना इंतजाम रखता है। और करीब 1.5 लाख हमारे हज कमेटी से और कुछ इतने 20-25 सब मिला करके करीब 1.25-2 लाख हाजीज जाएंगे वहाँ। तो उनके लिए सारा इंतजाम वहाँ पे करना रहता है और हम लोग करते हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सबसे पहले हाजी पहुँचते हैं हमारा जद्दा में और जद्दा में और मदीना में। तो जब जद्दा में पहुँचते हैं तो दोनों जगह एयरपोर्ट्स पे उनको सबसे पहले स्क्रीन किया जाता है, खासकर जो 70 साल से ऊपर के हैं और ऐसे जिनके कुछ पहले से बीमारी है, जिनके बारे में उन्होंने पहले से डिक्लेयर किया हेल्थ कार्ड में। तो अगर उनको कोई एलिमेंट है तो हमारी मोबाइल टीम होती है वहाँ पर, उनको देखती है और उनको उसी समय फर्स्ट एड देती है। और अगर ज़रूरत है एडमिशन का तो फिर हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें एडमिट करते हैं। और अगर ऐसी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा अगर कुछ प्रोसीजर टर्सरी केयर लेवल अगर ज़रूरत है तो फिर हम सऊदी हॉस्पिटल में उनको अपने एम्बुलेंसेस में लेके जाते हैं।
ये फैसिलिटी हमारे को जद्दा में भी है और हमारे को मदीना में भी है। जद्दा में तो हमने छोटी सी एक डिस्पेंसरी बना के रखी है जहाँ पे छोटी मोटी इलाज वहीं पे कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो टोटल जो हमारा मेडिकल मिशन होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो हमारा पूरा अजीजिया में हमारे हाजी सारे अजीजिया में होते हैं। अगर मक्का की बात करें तो अराउंड 4 हॉस्पिटल होता है। 40 बेड हॉस्पिटल एक होता है, एक 30 बेड हॉस्पिटल होता है जिसको मेडिकल सेंटर बोलते हैं, एक 20 बेड हॉस्पिटल होता है जो सिर्फ लेडीज़ के लिए है, महरम जो विदाउट महरम लेडीज जाती हैं उनके लिए स्पेसिफिक हॉस्पिटल है। और लास्ट ईयर हमारा एक जो हाजी का रेजिडेंस थोड़ा सा दूर हो गया था तो वहाँ भी हमने एक 10 बेड का हॉस्पिटल सेटअप किया था। और करीब 14 से 15 डिस्पेंसरीज होते हैं, या ये बिल्डिंग के आसपास होते हैं। इसमें ब्रांच ऑफिसेस भी होते हैं। तो बेसिकली डिस्पेंसरीज हैं कि छोटे मोटे जैसे सर्दी खांसी बुखार ये सब जो प्रॉब्लम छोटे छोटे प्रॉब्लम हो रहे हैं जिसमें जाके दिखाना है और दवा करा करके लेके आना है या छोटी सी ड्रेसिंग करनी है उसके लिए है। और अगर किसी को लगता है कि थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है, तो उसके लिए हॉस्पिटल्स में है। और वो हम एक सेंट्रल नंबर डिस्प्ले करते हैं वहाँ पे, सबको अवेलेबल करा देते हैं। उस पर हम ऑन कॉल एम्बुलेंस कॉल करते हैं, फिर एम्बुलेंस आती है नीड के हिसाब से, फिर उनको अपने हॉस्पिटल लेके जाती है 30 बेड 40 बेड 20 बेड, या फिर अगर ज़रूरत पड़ी, अगर ज़्यादा सिकनेस है, उसकी असेसमेंट के बाद ऐसा लगता है कि सऊदी की जाने की ज़रूरत है तो सऊदी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो ये ऐसे दिखेंगे हॉस्पिटल। ये आप फोटो रख लें, चाहे खींच लें या फिर प्रेजेंस ले लें कि हाजीज को दिखे कि ऐसे ऐसे हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं। ये हॉस्पिटल 1 है, हॉस्पिटल 2 है, ये डिस्पेंसरी है। इसमें ये वाला जो है वो फीमेल ओनली हॉस्पिटल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये अभी बना नहीं है बट मैंने सिंबॉलिक रखा है कि इसी तरह से बन के तैयार हो जाता है। फिर हमारे पास वहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है मक्का में जुमा के नमाज में करीब दुनिया भर के सब हाजी जुमा में हरम में नमाज पढ़ना चाहते हैं। तो हरम में नमाज पढ़ने में जाने में तो टाइम फिक्स है कि 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक जाते रहते हैं, अपने जगह बनाते हैं। लेकिन जब वापसी होती है नमाज के बाद तो अचानक सारे लोग एक बार में निकलना चाहते हैं। ऐसी हालत में जो है, अच्छा बीच में वो वजू बनाने का इंतजाम नहीं है तो वजू बना के रखते हैं, पानी नहीं पीते। तो उस हालत में जब निकलते हैं, धूप से एक्सपोज होते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, कई बार भीड़ में चोट भी लगती है। तो इसके लिए हम वहाँ पे करीब वहाँ हमारा 2 पॉइंट है एंट्री हरम में, एक है कुदई पार्किंग, एक है महबस्जिन। उन जगहों पर हम 4 से 6 एम्बुलेंस पूरा इक्विप करके ORS और फर्स्ट एड की चीज़ें सब चीज़ करके डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक को वहाँ पे स्टेशन करके रखते हैं कि अगर किसी को हुआ ज़रूरत तो हम तुरंत वहाँ पे ट्रीटमेंट दें, और कोई मेजर बात हो गया तो वहाँ पे उसी एम्बुलेंस में हम ले करके अपने हॉस्पिटल में लेके एडमिट करते हैं। ज़रूरत हुई तो सऊदी भी लेके जाते हैं, सऊदी हॉस्पिटल्स में। तो ये एक अच्छा चैलेंज है। इसमें पूरा दिन भर का काम होता है। उसमें हम ये सलाह देंगे उनको आप लोग के जरिए से कि नमाज पढ़ने के लिए जाएं, लेकिन निकलने वक्त हड़बड़ न करें, क्योंकि वो बड़ा स्टेगर्ड निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चले जाओगे तो चले आओगे, वो आधे रास्ते में कहीं रोक देंगे, आप खड़े रह जाओगे, तो बहुत देर तक भूखे प्यासे खड़ा रहना पड़ सकता है। हो सकता है वहाँ पे धूप हो। तो हाजीज को सजेशन देना है कि जुमे की नमाज के बाद थोड़ी देर वेट कर लें, हो सके तो असर पड़ के आए। पानी अंदर मिलता है, वॉशरूम तो है ही ना, वहाँ बाहर में तो है ही। तो ये सलाह दीजिए उनको कि आप निकलने की हड़बड़ी ना करें। उसके बाद हमारे पास 14 से 15 एम्बुलेंसेज होते हैं जो बेसिक लाइफ सपोर्ट इक्विप्ड होते हैं। उसमें एम्बुलेंस का डिमांड जो है नॉर्मली एक मेडिकल प्रोफेशनल करता है, क्योंकि रैंडम हाजीज कई बार होता है कि थोड़ा सा धूप है, वॉक करना है, नहीं चलना है, एम्बुलेंस बुला लो। तो एम्बुलेंस तो हम मना नहीं करते, हमें नहीं पता कि कितना सीरियस मरीज है, तो हम तो बोल देते हैं ठीक है जी भेज रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ज़रूरत नहीं है और एम्बुलेंस वहाँ चला जाता है, फिर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे एम्बुलेंस हम नहीं दे पाते हैं। तो उनको थोड़ा सा मशवरा देना है कि जो है एम्बुलेंस नीड है तो मंगाइए, नहीं तो बहुत पास होती है डिस्पेंसरी, वहाँ डिस्पेंसरी चले जाएँ, डॉक्टर को दिखाएं। अगर डॉक्टर को लगता है कि नहीं इनको ज़रूरत है तो फिर वो खुद कॉल करेंगे, एम्बुलेंस में आपको भेजेंगे। ये सर्विस सिर्फ उनके लिए है। नेक्स्ट प्लीज। ये एम्बुलेंसेज है हमारे। नेक्स्ट प्लीज। मदीना में हमारे पास एक हॉस्पिटल होता है, थोड़ा सा वो हॉस्पिटल जो वहाँ पे जो कि सिर्फ 8 से 10 दिन हाजी रहते हैं, हमारा IHP में है। फैसिलिटीज़ मक्का से थोड़ा सा कम होता है और इसलिए भी होता है कि ज़रूरत कम होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे 3 डिस्पेंसरी हरम के आसपास है और एक 20 बेड हॉस्पिटल है। और एक हमने इस बार सोचा है, अभी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके देखेंगे कि फीमेल ओनली हॉस्पिटल डिस्पेंसरी की भी कोशिश करें। तो अभी तक तो 3 डिस्पेंसरी और एक हॉस्पिटल है। नेक्स्ट प्लीज। तो क्या क्या सर्विसेज देते हैं हम? OPD,
करते हैं, इमरजेंसी पेशेंट का रिससिटेशन करते हैं, सारे इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पर, फीमेल और मेल की अलग ओपीडी होती है, स्पेशलिस्ट क्लिनिक स्पेशली हॉस्पिटल्स में होते हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जनरल सर्जन, सब तरह के सब क्वालिफाइड डॉक्टर सेलेक्ट करके जाते हैं वहाँ पर, मतलब सब इंडिया के टॉप हॉस्पिटल से डॉक्टर सेलेक्ट हो जाते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि अच्छी से अच्छी सर्विस दी जाए। तो ये बात हाजीज को बताएं कि ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सारा इंतजाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है वहाँ पर। लेबोरेटरी होती है, उसमें रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, फार्मेसी होती है, दवाइयाँ सारा कुछ मिलता है, कुछ भी ऐसा नहीं यहाँ के प्रैक्टिस की तरह कि दवा डॉक्टर साहब ने लिख दिया और जाके खरीदना है, दवा वहीं मिलती है, वहाँ पे सिस्टम है और दवा ज़रूरत के हिसाब से करीब करीब सारी दवाएं हैं। नेक्स्ट, एक्सरे फैसिलिटी है, अल्ट्रासाउंड, ट्रीटमेंट होता है, नर्सिंग स्टेशंस होते हैं, ये सब बात है कि ये करीब करीब पूरा हॉस्पिटल का सेटअप होता है हमारे पास। नेक्स्ट प्लीज। और कई बार ऐसा होता है कि ये सब फैसिलिटीज़ तो बहुत सेटिस्फाइड होते हैं हमारे हाजी, लेकिन उनको लगता है जब मीना जाएंगे तो क्या होगा, तो उसके पहले परेशान हो जाते हैं और नंबर सब काम छोड़ के नंबर ला के दवाइयाँ जुटाने लगते हैं कि ये दवाई वहाँ मेरे को चाहिए। लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं, उनको बताइए कि ये सारी दवाइयाँ वहाँ पे मीना के कैंप में भी हम एक डिस्पेंसरी बनाते हैं, वहाँ पे सारा दे देंगे। जरूरी जैसे ORS है और बिल्कुल इमीडिएट उनके रेगुलर मेडिसिन हैं, वो तो उनको जरूर रखना चाहिए, इनफैक्ट वो इंडिया से ही लेके जाना चाहिए, जरूरी वहाँ पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। दवाएं होती हैं लेकिन कई बार रस इतना होता है कि आप दवाओं को एक्सेस नहीं कर पाते, तो रेगुलर मेडिसिन की दवाएं तो ले जानी है और ORS सफिशिएंट रखना है। ORS बनाने के लिए सिखाइए, नॉर्मली एक पाउच जो होता है वो 1 लीटर के पानी में मिलाना होता है, मिला करके रखना, उसको पीते रहना होता है, ठंडा पानी नहीं पीना होता है। नेक्स्ट, ये हमारा मेल और फीमेल OPD है। नेक्स्ट, ऐसे भीड़ लगती है जब कोर हज पीरियड आता है, ये वेटिंग एरिया है। और ये हमारा, अगर दाहिने तरफ फोटो देखें तो ये फोटो है जब हम जुमा हरम टास्क फोर्स में जो हम सर्विसेज देते हैं। नेक्स्ट, ये माइनर प्रोसीजर्स भी करते हैं, हमारे पास सर्जन है, ये डॉक्टर साहब एक सर्जन है, केरला से बहुत अच्छी सर्विस थी इनकी। बगल में आप देखेंगे अल्ट्रासाउंड मशीन है और अल्ट्रासाउंड मशीन बहुत हाई एंड क्वालिटी की है, इससे हम कलर डॉपलर भी कर सकते हैं। तो हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट भी होते हैं, मशीन भी अच्छी होती है, तो डायग्नोसिस तो हम बहुत अच्छी कर लेते हैं। और जब अगर नहीं कर पाते हैं अगर ट्रीटमेंट, तो हम सऊदी में भेजते हैं, हॉस्पिटल में भेजते हैं और वहाँ वर्ल्ड क्लास सर्विस है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। एक सिस्टम है वहाँ पे, जैसे 70 ईयर्स से ज़्यादा के जो हाजी हैं और वो हाजी जो पहले से बीमार हैं, जिनकी दवाएं चलती हैं, उनकी एक हमारे पास लिस्ट होती है, उसको HRG बोलते हैं, हाई रिस्क ग्रुप। उसके लिए हम सिस्टम रखते हैं, मोबाइल टीम्स हमारे जाते हैं उनके हाजीज के रूम में, उनको जाके स्क्रीन करते हैं, अगर किसी को नीड है किसी मेडिकल की तो उनको उसके हिसाब से दवा देते हैं या सलाह देते हैं। और साथ साथ में जितने भी सऊदी हॉस्पिटल्स हैं उसमें हमारा एक टीम असाइंड होता है सारे सऊदी हॉस्पिटल्स में। जैसे हमारा कोई सऊदी हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है तो हमें पता ही नहीं है कि उस पेशेंट का क्या चल रहा है, तो उसके लिए हमारे रोज डॉक्टर डेली बेसिस पे वहाँ डॉक्टर जाते हैं, कोशिश करते हैं उस पेशेंट से मिलने का, उनकी खैरियत बता करके। कई बार रिश्तेदार इंडिया में परेशान होते हैं तो उनको बताने के लिए हमारा डेली रिपोर्टिंग सिस्टम है, हर पेशेंट की एक रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट को जो है हम लोग बता देते हैं। अब ये यहाँ तक बात थी हम क्या सर्विसेज लेके जाते हैं। अब बात कुछ है जिसमें हमें एडवाइस देना हाजीज को कि जब हम इंडिया में हैं और हज का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले अपने जिस डॉक्टर से इलाज उनका हो रहा है, किसी भी तरह के एलिमेंट हैं तो उससे मिल लें, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करा लें। डायबिटीज़ हैं तो ब्लड शुगर का टेस्ट, HbA1c करा लें। हाइपरटेंसिव है तो ब्लड प्रेशर, किडनी की डिजीज़ का टेस्ट करा लें। अगर कोई डिरेंजमेंट आता है तो यहीं पर सेटल करना है। और साथ साथ में जो ऑप्टिमाइज हो गए उसके बाद उसके लिए जो जरूरी दवाएं हैं उसको 2 पैक में ले लेना है। जैसे ये सब कॉमन डिजीजेज हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, हाइपर थायराइड की गोलियां वहाँ पे कम पड़ जाती हैं, कई बार कम तो नहीं पड़ती बट वो एक्सेस बहुत है, भीड़ बहुत होता है, वहाँ जाके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सिंपल दवाइयाँ हैं जो साथ में रख सकते हैं। नेक्स्ट, अभी मेरा तो सजेशन ये है, मतलब हमारे मेडिकल टीम की तरफ से सजेशन ये है कि जितनी भी दवाई की ज़रूरत है करीब 40 से 45 दिन 50 दिन की सेट होनी चाहिए और 2 सेट होनी चाहिए और आइडियली 1 सेट हैंडबैग होना चाहिए। हालांकि अभी हमारे से पहले स्पीकर साहब ने बोला कि 4-5 दिन की रखिए, वहाँ पे इशूज़ होते हैं, पर ठीक है अगर 4-5 दिन भी रख, कई बार सामान आपको मिलेगा नहीं, हफ्ते दिन नहीं मिलेगा, फिर तो दवाई छूट जाएगी फिर तो। और उस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में आप हाजिर होते हैं जब वहाँ पहुँचते हैं।
लेकिन ख्याल क्या रखना है, दवाई हमेशा ओरिजिनल पैकिंग में होनी चाहिए, खुली नहीं होनी चाहिए, इसके लिए वो मना करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन रहेगा तो वो मना नहीं करेंगे। और जो अलाउड मेडिसिन हैं, जैसे खासकर ये चक्कर मामला आता है साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज में, कुछ ऐसी मेडिसिन जो वहाँ अलाउड नहीं है, जैसे अल्ट्रासेट कॉमन टैबलेट है, पेन किलर कोई भी खा लेता है, वहाँ पे उसको नार्कोटिक की तरह ट्रीट करते हैं। तो इन चीज़ों का परहेज करना है, डॉक्टर से मशवरा लेना है, जरूरी दवाई समझ लेनी है, शुरू कर देना है और शुरू करके खाते रहना है। और 2 सेट रखना है, 1 सेट हैंड बैग में, 1 सेट चेक इन बैग में। वो इसलिए क्योंकि ये दवाई तो आपको खाना ही है, वहाँ हॉस्पिटल है, सब कुछ है, मिल जाएगा। कई बार आपका ब्लड प्रेशर के कम से कम 5-6 तरह के मेडिसिन होते हैं, आप उन हाजी को जो मेडिसिन दिया जा रहा है एग्जैक्टली वही उस डोज में नहीं है, तो फिर तो उनका डोज गड़बड़ हो गया ना। तो जब हज के लिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ तैयारी चल रही, इतना सब कुछ है, तो फिर 2 सेट दवा लेने में कोई वो नहीं होना चाहिए, तो वो रखना चाहिए, सलाह दीजिए आप उनको। नेक्स्ट प्लीज। अब ये सलाह दिया जाता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, उनके लिए अपना एक ग्लूकोमीटर बीपी मशीन ले लेना चाहिए, क्योंकि क्या है, अगर रहेगा तो आप वो बार बार चेक करेंगे, उनका ग्लूकोज का स्टेटस पता रहेगा। और अगर नहीं रहेगा, हॉस्पिटल में जाएंगे, उनको एक बार तो लगेगा, फिर दूसरी तीसरी चौथी बार लगेगा, यार बहुत भीड़ होती है, मुश्किल हो जाता है, नमाज छूट जाती है, तकलीफ होती है खड़ा होने में, वो फिर चेक नहीं कराते। और एक बात और यहाँ मैं याद दिला दूँ, कई बार हाजी साहब क्या करते हैं, डायबिटीज़ उनको है, मानते ही नहीं है। और ये तो हम सब में बड़ा कॉमन है कि डायबिटीज़ है लेकिन मानते नहीं, नहीं वो तो थोड़ा मोड़ा है, मैं डाइट से ठीक रखता हूँ, मेरा ठीक रहता है, जांच कभी नहीं होता लेकिन उनका ठीक रहता है। अब ये हाजी साहब डिक्लेयर नहीं करते, क्योंकि अगर हम डिक्लेयर करेंगे तो हमको अनफिट कर देगा, हज के लिए फिट नहीं रहेंगे, और उसके बाद बिना दवाई का वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ खजूर खाते हैं। खजूर ऑल दो बेटर है शुगर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ऐसा नहीं है कि खजूर से शुगर नहीं बढ़ता। तो इस तरह की चीज़ें बताएं कि जो भी डिजीज है उसका जांच करके डायग्नोसिस बने, पूरी दवाई खाई जाए, पूरी दवाई ले जाई जाए और पूरा डाइट का ख्याल रखा जाए। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, इसमें डायबिटीज़ के लिए बोला ये है कि स्लीपर्स अच्छे वाले क्वालिटी के लें, क्योंकि उनको पेन होगा नहीं, वो चलेंगे, चोट लगेगा, या कभी गर्म सरफेस पे पैर रखेंगे जल जाएगा, उनको पता नहीं चलेगा। तो बेटर है कि एक अच्छा वेल कुशन स्लीपर्स रखें। और ये जो जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज, अब नेक्स्ट स्लाइड में ये देख रहा था, रेस्पिरेटरी डिजीज वहाँ बहुत कॉमन है। किसी को पहले से सांस का कोई अगर मामला है तो उनको भी पहला अपना दवाई शुरू करना है और अपने लिए हो सके तो एक नेबुलाइजर लेके जाना है। नेबुलाइजर हमारे पास होता है, ऑक्सीजन होता है, सब कुछ सप्लाई होती है, लेकिन घर पे ही रूम पे ही उनको मिल जाए वो फैसिलिटी, इसके लिए अगर एक नेबुलाइजर लेके जाएंगे तो शायद अच्छा रहेगा, ये भी एक सलाह दी जा रही है। या फिर कोई अगर इन्हेलर वगैरह ले रहे हैं तो स्पेयर ले लें उसका इन्हेलर कई बार मिस हो गया बैगेज में, वो सेम ब्रांड का सेम डोज में इन्हेलर अगर हमें नहीं, हमारे मिशन में नहीं मिला तो मुश्किल आ सकती है। नेक्स्ट प्लीज। डेंटल सेटअप हमने पिछले साल से शुरू किया है, बहुत अच्छी सर्विस होती है, बट वहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ जैसे हम RCT कर लिया, क्राउन लगा लिया, कैप लगा लिया, ये सब कुछ नहीं होगा, इमरजेंसी सर्विस होगी। तो दांत का अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यहीं पे ठीक कर ले, क्योंकि वहाँ पे इमरजेंसी ही दे सकते हैं, वहाँ पे क्राउन नहीं लगा सकते, डेंटल इम्प्लांट तो हो नहीं सकता। तो ये सब है। बाकी अगर कोई, वैसे तो ऐसे बोला जाता है कि अगर एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, क्रोनिक लीवर है, किडनी डिजीज है, डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट, पिछले बार डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट पहुँचे थे, मगर ऐसे पेशेंट है तो अवॉइड करना है। लेकिन अब चूंकि उन हाजी का आप ट्रेनिंग कर रहे हैं जो ऑलरेडी नॉमिनेट हो चुके हैं, तो उनको ये बताना है कि भाई अपना इंतजाम अपने हिसाब से भी रखना है। जैसे डायलिसिस वहाँ पे दे, सऊदी हॉस्पिटल वो क्या करती है, वो पिछले बार 2-3 पेशेंट के लिए मेरे को याद है अच्छे से वो डायलिसिस दे रहे थे, है ना, तो डायलिसिस देते हैं। बट वो है कि जब ओवर क्राउड हो जाएंगे तो वो भी नहीं दे पाएंगे, यह होता है आखिरी में, जब हज नज़दीक आती है तो ये भी होता है। नेक्स्ट प्लीज। फूड हैबिट के बारे में एडवाइस ये देना है कि हम लोग जब बढ़िया खाना मिलता है तो ज़्यादा खा लेते हैं, ये चीज़ ना हमारी आदत है। लेकिन हज में जाना है तो सबको एक हैबिट बनाना है कि कम खाने की कोशिश करनी है और फ्रूट्स पे ज़्यादा रिलाई करना है, क्योंकि सऊदी में करीब हर तरह के फ्रूट्स अवेलेबल हैं और अच्छे क्वालिटी के हैं, और वैसे भी जन्नत की ग़िज़ा जो है ना वो फ्रूट है ना, तो इसलिए उनको रिकमेंड करना है कि आप फ्रूट्स पर ज़्यादा डिपेंड करें, वेजिटेबल्स पर ज़्यादा डिपेंड करें। गोश्त वगैरह अगर प्रॉपर कुक्ड नहीं है तो बहुत सारी बीमारी का कारण बन सकता है। खूब पानी पीना है, क्योंकि पानी यहाँ और वहाँ के मौसम में फ़र्क यह है कि हमें यहाँ प्यास लगती है जब ज़रूरत, बॉडी को पानी की नीड होती है। वहाँ कई बार समझ नहीं आता, सिर्फ ड्रॉजिनेस होता है, प्यास लगती ही नहीं और पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाता है। तो पानी को रूटीन बना के पीना है, ऐसा नहीं कि प्यास लगेगी तो पी नहीं। और बेटर है कि अपने बैग में, जो अपना बैग रखना उसमें हमेशा एक बॉटल रखना है और उसमें ORS रखना है।
पानी का तरीका यहाँ पानी बहुत ठंडा होता है, तो पानी पीने से भी कभी कभी गला खराब होता है। बेस्ट तरीका यह है कि आपके बैग में पहले से जो बॉटल पड़ा है उसको पीना है, और उसी वक्त पानी भर लेना जो ठंडा है उसको उस वक्त नहीं पीने की जरूरत है। फिर जब नेक्स्ट बार जब पानी पीना है तो उस पानी को पीना। तो बस बेसिकली कहने का मतलब है कि स्टोर पहले करना है फिर पीना, और ऐसा नहीं कि स्टोर 1 घंटे में पानी पी जाना। तो पानी पीने पर बहुत ख्याल रखना है। किसी को अगर स्मोकिंग की हैबिट है उसको छोड़ देना है, क्योंकि वहाँ पर एक तो कि क्राउड होता है, दूसरा ये कि रेस्पिरेटरी डिजीज सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसे में अगर स्मोकिंग होती रहेगी तब तो जो है चेस्ट के कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट प्लीज। फिटनेस के लिए कहा जाता है कि अचानक यहाँ पे ऑफिस जॉब है या घर पे रहते हैं, सिर्फ मस्जिद तक जाते हैं, कई बार मस्जिद पास में है, लेकिन वहाँ पे तो अचानक 4 से 5 किलोमीटर नॉर्मल डेज में, और हज में तो 25 से 30 किलोमीटर कई बार चलना पड़ता है। तो उसकी प्रैक्टिस अभी से करनी है। उसकी प्रैक्टिस करनी है कि हर दिन वॉक करना है। शुरू में कोशिश करना है, मुश्किल होती है, लेकिन उनको बताना है कि आप शुरू में 2-3 किलोमीटर वॉक करो, कोशिश करो इसको बढ़ाने। क्योंकि कई बार क्या होगा, जब आप एहराम में होंगे तो तब तो उम्रा करने नीचे मताफ में जाएंगे, लेकिन कई बार जब नफली तवाफ करने चलेंगे उनको फर्स्ट फ्लोर पे करना होता है, और फर्स्ट फ्लोर का एक तवाफ जो है ना 6.5 किलोमीटर 7 किलोमीटर का है। तो एक 7.5 किलोमीटर अगर चलने की प्रैक्टिस यहाँ से नहीं रखेंगे तो वहाँ तो फिर बीच ही में बैठ जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि उनको चलने का कोशिश करना है, साथ साथ में साफ सरफेस पे सेफ एनवायरनमेंट में खुले पैर भी चलने की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि कितना भी कर लीजिए आप चप्पल पहन के हाजी तो वहाँ तवाफ करेंगे नहीं। हमारे इंडिया वाले नहीं करते, उनको लगता है ऐसे कैसे, कितना भी धोया हुआ है तो क्या है, वो नहीं। बाकी दूसरे कंट्री वाला मैंने देखा क्लीन स्लीपर्स पहन के भी करते हैं, लेकिन तो उनको खाली सरफेस पे भी चलने की प्रैक्टिस देनी है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने हैं, जो भी ये जो अनुलोम विलोम जो बाबा रामदेव का जो रेस्पिरेटरी प्रैक्टिसेस हैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। उससे लंग की रिजर्व बढ़ता है, तो लंग की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। अगर हमारा लंग रिजर्व अच्छा रहेगा तो उसमें हम ज़्यादा उसको झेल पाएंगे। लेडीज़ के लिए एक इसमें एडवाइस है मेरा, लेडीज़ फीमेल जो होती हैं खासकर मल्टीपेरी, जिनको ज़्यादा ओल्ड एज हैं, तो कई बार उनको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में एडवाइस ये दिया जाता है कि उनको कीगल एक्सरसाइज, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लें, कीगल एक्सरसाइज उनको करना है, तो नहीं तो नापाकी से बचेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट। तो ये तो यहाँ तैयारी थी, अब हम वहाँ पहुँच गए, मक्का पहुँच गए, तो वहाँ पे चैलेंजेस होते हैं, ओवर क्राउडिंग होती है, हमारे हाजी ज़्यादा ओल्ड एज के होते हैं, उनमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है बिल्कुल। यहाँ 35 मैक्सिमम टेम्परेचर होगा और वहाँ होगा 45। लैंग्वेज भी इशूज़ हैं, और फिर कुछ सऊदी के रूल एंड रेगुलेशंस हैं वहाँ पे, जैसे बहुत सारा चीज़ हम यहाँ नॉर्मल प्रैक्टिस में है वहाँ पे बैन है, तो उनसे बचना है। ये सब चीज़ की जानकारी हमें देनी है। बहुत सारी बातें इसमें से पहले दूसरे स्पीकर्स ने बता दिया है, तो उसका ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट। ये बातें मैं पहले से बोल चुका हूँ। बेसिकली कहने का मतलब है कि हाजी जब वहाँ रहेंगे हमेशा उनके पास एक बैग होगा, जिसमें एक छतरी होगी, एक स्लीपर होगा, एक गॉगल्स होगा, एक बॉटल होगा, ORS के पैकेट्स होंगे। ये तो उनके साथ चलेगा, चाहे वो हरम जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं या कोर हज पीरियड में। इसकी बहुत ज़रूरी है इस सब। और बीच में ये कुछ ड्राई फ्रूट्स रख लें, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में अच्छी बात क्या होती है कि जगह कम लेता है और इसमें प्रोटीन और कैलोरी बहुत अच्छा होता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बाहर कुछ भी खाने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे क्या है, मदीना में खासकर प्रॉब्लम यह है कि आपको होटल में खाना है। होटल खाने में वहाँ तो दाल में भी तेल होता है। ऐसा दाल ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था कि हम कहीं दाल खाते उसमें इतना तेल होता है। तो बचना उससे, फ्रूट्स और ये ड्राई फ्रूट्स इन सब पे ज़्यादा रिलाई करना है। तो ये हमारे बैग में होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज़। खाली पैर डायबिटीज़ के लिए खासकर ये है कि खाली पैर चलने का मना है। सबको ही बचना चाहिए खाली पैर चलने से। हरम में है तो खाली पैर चलना है, लेकिन बाहर खाली पैर नहीं चलना है। कई बार क्या होता है, हरम में जो मार्बल है वो चिल्ड किया हुआ होता है, वो ठंडा होता है, उनको लगता है सब जगह ऐसे ही है। उसी तरह से बाहर निकल के बाहर वाला इतना ज़्यादा गर्म होता है कि पैर में उसी समय फोरे बन जाते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी हाजी अचानक व्हील चेयर बेस्ड हो जाता है, क्योंकि अब जब अगर आप सरफेस पे जाते हैं, दोनों पैर में फोरे पड़ गए, उसका फिर ड्रेसिंग डिब्राइडमेंट हो गया, फिर अब तो एक हेल्दी पूरा तैयारी किया हुआ हट्टा कट्टा हाजी, और वहाँ पर वो व्हील चेयर बेस्ड हो जाएंगे। उनको तो वो तो सोचे भी नहीं है कि हमको व्हील चेयर पर चलना है। तो इससे बचने के लिए जरूर ख्याल रखना है कि हमारे को कोशिश करना है कि बेयरफुट नहीं चलना है। नेक्स्ट। स्किन के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पर्सपिरेशन बहुत होता है ना, गर्मी है, ह्यूमिडिटी है। तो उसका ये एडवाइस है कि फ्रिक्वेंट गुसल लेना है, ड्राई लूज फिटिंग कपड़े पहनने हैं। और एक एडवाइस मेरा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी तवाफ़ या उम्रे के लिए जाएं तो उनको सलाह दें कि वो
वेस्लीन यूज़ करें, खासकर जहाँ रबिंग होती है ना थाइज में मोटे इसके लिए, तो उसमें ना एक बार तो जोश में सब हो जाएगा, दूसरी बार आके फिर अगले हफ्ते तक कुछ नहीं होगा, चल ही नहीं पाएंगे। तो उसमें ना वेस्लीन है जो आराम में भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई स्मेल नहीं होता, उसको यूज़ करने के लिए सलाह दिया जाए। बहुत लोगों को ट्रेनर्स हैं, बहुत सब पता ही होगा, लेकिन मैं ये सब याद इसलिए दिला रहा हूँ क्योंकि कई बार चीज़ें छूट जाएँ तो दोबारा बोलने से याद आ जाता है। दूसरी बात है कि इंजरी का बहुत स्कोप है। हजर अस्वद का बोसा लेने में कम से कम 4 से 5 हाजी मेरे पास आए जिनका रिब फ्रैक्चर हो गया। मुल्तजिम के तरफ पहुंचने में, मतलब आप ये सोचिए, ये ना तो हज का पार्ट है ना ही आपके उम्रे का पार्ट है, और आपका हज गड़बड़ हो गया क्योंकि वहाँ जाते हैं कैसे भी पहुँचने की कोशिश करते हैं, उसमें रिब फ्रैक्चर हो जाता है, पैर की हड्डियों का फ्रैक्चर तक हो गया है। तो उस जगह ज़्यादा वो वेंचर नहीं करना है, वक्त मिले आराम से अगर हो सकता है टाइम दे करके तो करें, बिल्कुल वो एक अरकान है, एक शौक होता है करने का, लेकिन कभी इस कॉस्ट पे नहीं कि हमारा हज ही कंप्रोमाइज़ हो जाए। तो इस बात के लिए मैं एक सलाह दूंगा। वेस्टर्न कमोड का भी बहुत लोगों ने बोल दिया, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। वेस्टर्न कमोड का यूज़ सीखना है, कभी भी गलती से उसको ऊपर नहीं चढ़ना है कि उस पर चढ़ेंगे तो गारंटी स्लिप करके गिरेंगे, पहले पैर की हड्डी टूटेगी। तो वो उनको समझाना है कि प्रॉपर यूज़ ऑफ वेस्टर्न कमोड क्या है ना, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है तो फिर उस पर चढ़ जाएंगे, उस पर तो किरायत होती है उस पर बैठने की लोगों की, हालांकि कोई तरीका नहीं है, उसमें हैंडजेट होता है, उसको प्रॉपर क्लीन करिए, उस पर बैठ के अपना हाजत पूरा कीजिए, और उसके बाद उस वहाँ पे टिश्यू पेपर होता है उसको ड्राई करिए, पहले भी ड्राई कर लीजिए, तो वो तरीका यही है, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। सऊदी में ट्रैफिक रूल डिफरेंट है, यहाँ से अलग है। कई बार आप जब, जैसे हमारे यहाँ राइट हैंड ड्राइव है, वहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो जब ऐसे तो जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं तो नॉर्मली आप उम्मीद करेंगे गाड़ी इधर से आएगी, लेकिन एक्चुअली गाड़ी इधर से आती है, और वो गाड़ी 120 की स्पीड में होती है। तो ये जहन हमेशा रखना है, रोड क्रॉस करने पर रुक जाना है, सोचना है अच्छा यहाँ ट्रैफिक डिफरेंट है, फिर देख करके ही आगे बढ़ना है। और हज के नज़दीक में क्या होता है, जब यहाँ से जाते हैं, एक हाजी साहब मेरे पास आए, बहुत दुखी थे, बोले क्यों दुखी हाजी साहब? तो मेरा ना पैर में वो हो गया, स्केलेटर से पैर उनका कट गया, स्केलेटर उल्टा चल रहे थे, एक्चुअली स्केलेटर के ऊपर से चलने की कोशिश कर रहे थे, नीचे से आने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने बोला कि, वो बोले कि हमने आज 7 उम्रा कर लिया है। मैंने बोला ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब बच्चे वहाँ कर रहे हैं कि क्या करने गए हो, जाओ उम्रा करो, यहाँ घर में रूम में बैठे रहते हो। मेरा ये कहना है कि हज के नज़दीक उनको बोलिए रेस्ट करने के लिए, क्योंकि पर्पज हज है, उम्रा के काउंट्स बढ़ाना नहीं है ना। उम्रा 20 बार कर लेंगे, 50 बार तवाफ़ कर लेंगे, ये अच्छा बात है, इसका अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, लेकिन अगर हज के नज़दीक कोई इंजरी हो गई, कभी वो वजू खाने में कुछ प्रॉब्लम हो गया, या फिर स्केलेटर पे प्रॉब्लम हो गया, और आपका हज कंप्रोमाइज़ हो गया, तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सलाह दें उनको कि सब इबादत करें खूब अच्छे से, लेकिन हज के कुछ पहले थोड़ा सा हाइड्रेट रहें, बैलेंस डाइट लें, रेस्ट करें, नींद पूरी करें, और हज की तैयारी करें, उसके अरकान और दुआओं को याद करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। डाइटरी तो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट, अब ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो सऊदी हमें बताते हैं कि ये अपने अपने हाजीज को बताओ। तो उसमें ये क्राउडेड होता है डेफिनेटली, और रेस्पिरेटरी डिजीज का ज़्यादा चांस है, तो एडवाइस दिया जाता है कि जब भी छींकना है या खांसना है तो टिश्यू पेपर फेस पे रखना है, मास्क पहनना। कोविड में मैंडेटरी था, अब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अभी भी सलाह ये है कि अगर क्राउडेड प्लेस पे है तो मास्क पहने और यहाँ से लेके जाएं, बेटर है। सस्ती मास्क होती है, 20-25 रुपये की एक आती है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद अपने जगह जहाँ रहते हैं वो उसको क्लीन रखें, कपड़े लाइट कलर के पहने। डेंटल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसवाक सिर्फ मिसवाक सुन्नत है, करना चाहिए, हर वजू के पहले होनी चाहिए, लेकिन सुबह शाम का जो ब्रश है ना, जो हमारा प्रैक्टिस है, उसको नहीं भूलना है, वो करना है हमें। नेक्स्ट, हैंड वॉशिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये ठीक है। नेक्स्ट दीजिए, नेक्स्ट। हाँ, हैंड वॉश कब कब करना है ये मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया। हर एक्टिविटी के बाद, वॉशरूम गए, बाहर से आए, या फिर कई बार क्या है ना कि एक ही चीज़ को सब लोग पकड़ रहे हैं तो उससे भी हैंड ये होता है। तो आइडिया है कि खाने पीने से पहले हर बार हाथ धोया जाए। हाथ कैसे धोना है? हाथ मतलब ऐसे धो के ऐसे कर लेने से तो हाथ साफ नहीं होता। हाथ साफ, जो तरीका है हाथ साफ करने का वो इस तरह है कि कम से कम 20 से 25 सेकंड हाथ को साबुन के साथ वो किया जाए, है ना। और डिफरेंट, जैसे ऐसे किया, फिर उसके बाद ऐसे किया, फिर ऐसे किया, है ना, फिर ऐसे किया, क्योंकि इन जगहों पे जरासीम रह जाते हैं। खाना तो आप पूरा खा रहे हैं,
और उनको एक कॉन्टैक्ट टाइम चाहिए। जो भी आप केमिकल यूज़ कर रहे हैं या सोप यूज़ कर रहे हैं ना, तो बैक्टीरिया को मरने के लिए कॉन्टैक्ट टाइम चाहिए। मैं ऐसे 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 करके धो देंगे तो कुछ नहीं होगा, बैक्टीरिया वहीं पर, अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो सारा बैक्टीरिया दिखेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि इस फोटो को चाहे तो ले लें, इनको बताएं कि कोशिश करें इस तरह से हाथ धोना है और ऐसे ड्राई करना है, क्योंकि हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने % इन्फेक्शन आप रोक सकते हैं इससे? बहुत सारा मैदे की बीमारी, सांस की बीमारी, बहुत सारी बीमारी है जो है इन्फेक्शन से होता है, तो इसको हम हैंड हाइजीन, गुड प्रैक्टिस ऑफ हैंड हाइजीन से बचा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब आता है वहाँ पे कोर हज पीरियड में हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जान जा सकती है। वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, पानी पीने के लिए अवॉइड करते हैं क्योंकि वॉशरूम में बहुत रस रहता है। फिर वजू को मेंटेन करने के चक्कर में पानी कम पीते हैं। सारा अगर अराफात की बात करें तो बिल्कुल उकूफ़े अरफा बाहर में होता है, लोग बाहर में आके खड़ा होकर दुआ करते हैं। तो इसमें यह है कि उसमें हमें शेड में रहना है, छतरी यूज़ करना है, धूप में खड़ा होना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। हज के अरकान में आता है कि अब वक़ूफ़े अरफा होना है, जमारात पे स्टोनिंग होनी है। ये नहीं होना कि धूप में ही जाएंगे और बिना शेड के जाएंगे। ये सब एक्चुअली एडवाइस हैं जो वहाँ सऊदी अथॉरिटी हमें बताती है कि हाजीज को बताइए। जैसे बॉडी जब अगर हीट स्ट्रोक हुआ तो बॉडी को ठंडा करना है, एसी में लेके जाना है, ओपन स्पेस में लेके जाना है, फैन वगैरह यूज़ करना है, पानी खूब पिलाना है। पानी नहीं पी पा रहे हैं, कई बार सीवियर डिहाइड्रेशन जब हीट स्ट्रोक में होता है तो पानी नहीं पाते, वॉमिटिंग होती है, तो उस हालत में फिर मेडिकल हेल्प सीख करना है और उनको एडमिट करके IV फ्लूइड्स देने हैं। नेक्स्ट प्लीज़। दूसरी चीज़ होती है हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रोक तो ये है कि डायरेक्ट सन एक्सपोजर हुआ और सीवियर कंडीशन है, उससे थोड़ा सा कम सीरियसनेस की चीज़ है हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस कैसे होता है? फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो नॉर्मली डे टू डे हो सकता है, उसके जरूरी नहीं कि हम धूप में बहुत देर से खड़े हैं। तो उस हालत से बचने के लिए जो है हमें क्राउडेड स्पेस से बचना है, लाइट कलर पहनना है, कपड़े पहनने हैं। दीज आर द पिक्चर्स, वी आर सेल्फ एक्सप्लेनिंग व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। नेक्स्ट प्लीज। Again is the next heat exhaustion. This happens in the mainly in the massager area. We should avoid these open spaces. Next, मसल स्ट्रेस होता है। जब मसल स्ट्रेस हो तो क्या करना है? ये बहुत प्रॉब्लम है। हाजी तवाफ करके आते हैं, बोले कुछ दवाई दे दो, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तो दवा से क्या है कि दवा जो हम देते हैं ना, वो एक तरह से पेन को मास्क करता है। जो क्रीम होता है वो मास्क करता, पैथोलॉजी चेंज नहीं करता। जैसे दर्द में क्या है, काउंटर इरिटेंट बोलते हैं इसको, कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है और अगर यहीं पे बगल में एक और उससे ज़्यादा सीवियर पेन का चीज़ अगर आ जाए तो ये दवा दर्द आप भूल जाते हैं। तो जो क्रीम होती है वो काउंटर इरिटेंट होती है, वो कोई इलाज नहीं है। इलाज ये है कि आप उनकी हल्का दबाएं उसको, और उसके बाद ठीक है अगर फिर भी पेन में आराम नहीं हो रहा है, रेस्ट करें। सबसे पहला चीज़ हाइड्रेट रहें, क्योंकि डिहाइड्रेशन में भी ये होता है। तीसरा ये है कि अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो माइल्ड पेन किलर्स लें और उसको कूल करने का। जैसे ये बात हाइड्रेशन के साथ साथ ये भी है कि उस एरिया को, जैसे कि काफ मसल में होता है पेन, उसमें उसको आइस पैक्स भी रख सकते हैं, उससे पेन में रिलीफ होता है। नेक्स्ट, स्किन इरिटेशन के बारे में बात कर लिया। ड्राई रखना है, क्लीन कपड़ा पहनना है, लूज कपड़ा पहनना है। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन के बारे में डिटेल बात कर लिया। नेक्स्ट, तो अल्टीमेटली एक बात को बार बार बोलना है, वो मैं भी बोल रहा हूँ और आपको भी बोलना है, खूब पानी पीना है और वैसी चीज़ों को लेना है जिसमें पानी मिले। जूसेस हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सो वेयर अप्रोप्रिएट वेल मेंटेन्ड शूज़ बहुत जरूरी। शूज़ या जो भी फुटवेयर है वो फ्लैट होना चाहिए, लेडीज हाई हील ना पहने, और अच्छा कुशन होना चाहिए अच्छे क्वालिटी का, वो क्योंकि नहीं तो फिर वो इतना टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कम क्वालिटी के शूज़ स्लीपर्स टूट जाते हैं बहुत जल्द। एंकल स्प्रेन, अगेन रेस्ट, कोल्ड फोमेंटेशन, पेन किलर इफ रिक्वायर्ड, एंड इफ it is not getting better, come to the hospitals. Next, ये सब बातें करीब करीब हो गई हैं। फूड के बारे में बता ही दिया है, वेजिटेबल्स ज़्यादातर वेज फूड लेना है, नॉन वेज फूड। नेक्स्ट, हाँ, कब हाजी को अपने घर में अपने से इलाज नहीं करना है। जैसे अगर कोई इसमें से कोई भी सिम्टम
दवा घर के अपने रखे हुए दवा से नहीं ठीक हो रहा है तो वेट नहीं करना है। जैसे फीवर है, कफ एंड कोल्ड है, एक्सेसिव वॉमिटिंग है, सीवियर डायरिया है, एब्डोमिनल पेन, चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट, एक्सेस फटीग हो रहा है, बहुत थकावट लग रहा है, ठीक नहीं हो रहा, दवा खाने से, रेस्ट करने से, पानी पीने से, खाना खाने से, जूस पीने से, या कभी कहीं किसी को फेंटिंग हो गया फिर ठीक हो गया और उसको फिर जब तो ठीक ही लग रहा है फिर चले गए। हर हालत में अपने नियरेस्ट डिस्पेंसरी में जाना है और वहाँ पे अगर डॉक्टर को लगे तो फिर वो आगे की कार्रवाई करेंगे, उनको मेडिकल सेंटर या फिर सऊदी हॉस्पिटल भेजेंगे। नेक्स्ट, कुछ लेडीज़ के लिए एडवाइस है। वहाँ पे क्या है कि ड्यूरिंग कोर हज पीरियड जो है ना, लेडीज़ को ये रहता है कि पीरियड उस समय नहीं हो, तो उसका वो है कि उस टाइम उनको वो जब दवा स्टार्ट करती हैं तो वो काम नहीं करता। तो उसका बेस्ट तरीका है अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने पहले ही और उनसे अच्छे से समझ ले अपने डेट के हिसाब से। उसकी दवाई जो है वो वक्त पे शुरू करने से इफेक्टिव होता है और कुछ दवाइयाँ अपने साथ डॉक्टर के एडवाइस से स्पेयर लेके जाएँ। मिल जाता वहाँ भी, वहाँ होता है, बट कई बार हो सकता है आपको एक्सेस ना पाए, पहुँच ना पाए हॉस्पिटल के पास, तो उसका वो उनको रखना चाहिए। अब कुछ ये पूरे मेरे जो भी डिस्कशन था उसका मैंने कुछ डूज एंड डोंट्स बनाए हैं, जो समरी बोल सकते हैं उसको, उसके बारे में बता रहा हूँ। एक तो है कि वैक्सीनेशन जो है जो भी गाइडलाइन है उनको लेके जाना है। वैक्सीन कई बार सर्टिफिकेट दे देते हैं, आजकल ये भी चल रहा है, इंडिया में हमारा सब कुछ पॉसिबल है, वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं, हम तीनों सर्टिफिकेट दे के साइन कर देंगे, तो वो नहीं करना है, वैक्सीन लगाना है। वैक्सीन होता है आपके सेहत के लिए, आपकी हिफायत के लिए, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए नहीं। तो वैक्सीन पूरा लेना है जो रिक्वायरमेंट। नहीं, इसके पहले वाला प्लीज, इसके पहले वाला स्लाइड प्लीज। हाँ, कोविड बिहेवियर, कोविड नहीं है, लेकिन कोविड बिहेवियर का मतलब कोविड से प्रिवेंशन नहीं है, बेसिकली रेस्पिरेटरी डिजीज से प्रिवेंशन है। तो वो बिहेवियर जैसे जहाँ हो सके दूरी बनाएं, हाथ मिलाने से ज़्यादा, हाथ मिलाना है बट हैंड हाइजीन मेंटेन करते हुए हाथ मिलाइए, है ना। मेडिसिन हमेशा साथ में रखना है। फिजिकल फिटनेस के बारे में बताया कि फिजिकल फिटनेस पहले से ही तैयार होना है, यहीं पे फिट होके जाना है, पानी खूब पीना है, खूब रेस्ट करना है और खूब सोना है। सोने के लिए मामला यह है कि 6 से 8 घंटा तो सोना ही चाहिए, क्योंकि नींद नहीं पूरी होगी तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। बीपी मशीन, ब्लड शुगर मशीन, अगर किसी को चेस्ट डिजीजेज, रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज है तो SpO2 मशीन भी आजकल कोविड के बाद से सबके घर में वो भी ले जाना चाहिए। उससे घर पे वो बार बार चेक करके अपने हेल्थ कंडीशन को समझ सकते हैं, नीड होने पर हॉस्पिटल जा सकते हैं। And there are few don'ts. Avoid direct sun exposure. Avoid eating unhealthy and oily spicy meals. Avoid crowd whenever possible. Avoid अब ये क्या स्पेलिंग मिस्टेक है उसको भूल जाइए, आगे का पढ़ लेते हैं। हल्क जो है वो सिर्फ लाइसेंस वाले उससे कराना है, बार्बर से। क्यों? क्योंकि अगर इन्फेक्टेड रेजर से अगर हल्क हो गया तो HIV, HBS, ACV टाइप की बीमारियां ट्रांसमिट हो सकती हैं, बहुत अनसेफ प्रैक्टिस है। तो वहाँ पे हमेशा वो लाइसेंस वो होते हैं जो डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट उनको लाइसेंस देती है, सिर्फ उन्हीं से कराना है। 2-4-10 रियाल को बचाने की जरूरत नहीं है, उनको हाजीज को बताना है, क्योंकि इतना खर्चा हो गया, थोड़े के लिए बीमारी लेके नहीं आना चाहते। हाँ, यस स्पेलिंग का कुछ ऑटो करेक्शन हो गया ना। तो बेसिकली ये कहना है कि तवाफ और उम्रा तो करना है, लेकिन हज के नज़दीक कोशिश करना है कि ऐसे वक्त में हम इसमें अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करें कि हज के नज़दीक बीमार हो जाए। ये कहने का मतलब ये है, ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप उम्रा और तवाफ नहीं करें, उनको बोले खूब करें, लेकिन हज के नज़दीक बीच दोपहर में जब बीमार होने का चांस ज़्यादा है उस वक्त अवॉइड करें, रात में करें, और खासकर हज के नज़दीक। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि वहाँ का लैंड ऑफ लॉ फॉलो में कोई मुसीबत है। दुकान में क्या है, कहीं आदमी नहीं होता, उनको लगता है कोई देख नहीं रहा है, मतलब गांव की कोई बहुत, मतलब एक छोटा सा चांस का बात कर रहा हूँ, कोई गांव की लेडी है, उनको लग रहा है यहाँ तो कोई है नहीं, कोई पसंद आ गया रख लिया, तो सब कैमरे में देखते रहते हैं, तो फिर वो बड़ा मुसीबत हो जाएगी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, इनसे बचना है, उनको बताना है। ट्रैफिक रूल के बारे में बता दिया मैंने। एंड फाइनली, डू नॉट इग्नोर योर हेल्थ। उनको हाजी को बोलिए हेल्थ सबसे ऊपर है, हेल्दी का ही हज है, और हेल्थ नहीं तो हज होगा नहीं, और अगर वहाँ हेल्थ अगर ठीक है तो हज भी अल्हम्दुलिल्लाह होगा। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू। कुछ इसमें बहुत सारी, मैं थोड़ा टाइम का मैं वो कर रहा था क्योंकि टाइम का कम था, तो कोई अगर बात अगर इसमें से समझ में नहीं आई हो या कोई बात अगर पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं 2-4 मिनट के लिए। जी हाँ,
वैसलीन एक्चुअली क्या है, जब आप बहुत लॉन्ग वॉक करते हैं ना तो थाइज में रबिंग होने से वो फिर वो सोर हो जाता है, फिर वो ठीक नहीं होता। तो बेटर है कि जब आराम की कंडीशन में इससे पहले, मतलब आराम की नीयत से पहले आप वैसलीन लगा लें, तो उससे क्या है कि फिर आपको वो नहीं होता है। और ये आप जो भी गया हज पे, या जो ट्रेनर आप लोग हैं जिसका पर्सनल एक्सपीरियंस, वो बताएगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे अच्छा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकता, कि अगर इसको अवॉइड करेंगे तो फिर मुश्किल होती है आगे एक हफ्ते के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। नेबुलाइजर लगेज चेक इन में जाएगा, बैटरी तो है नहीं उसमें, चेक इन में जाएगा, अगर ले जाना चेक इन में जाएगा, लाइट वेट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।